गुड मॉर्निंग। जय माता दी। स्वाति जी कैसे हैं? अंजू शर्मा, शिल्पी कुमारी, धर्मेंद्र कुमार और धीरेन्द्र कुमार, प्रशांत, किशले रॉय, राकेश कुमार, सोनी, रश्मि कुमारी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि बहुत ही शानदार होंगे सभी लोग। चलिए, चलें अब आ जाओ, जल्दी जल्दी शुरुआत करते हैं। और आज भी हम अगर बात करेंगे तो आज अभी वर्णमाला का ही पार्ट 2, मतलब पार्ट 3 वाला पार्ट देखेंगे, वर्णमाला वाला ही। बिल्कुल शुरू, बिल्कुल शुरू किया जाए। बिल्कुल शुरू हो रहा है। पीपीटी तो खुल जाए, मैं तो शुरू ही हूँ। पीछे ओपन हो रही है, जी 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 कर रही है। ओपन होने दो। पहले लगा के बैठेंगे रिफ्रेश करना पड़ता आप लोगों का। चले, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, व्यंजन वर्णमाला के बारे में। कल हमने स्वरों के बारे में लगभग 98% जानकारी हम लोगों ने ले ली थी। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? व्यंजनों के बारे में। 1% 2% जानकारी रह गई है। हाँ, तो देखो, उच्चारण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है। ये कई बार हम जान चुके हैं कि जिह्वा, कंठ, तालु, होष्ठ, मूर्धा, नासिका, इन उच्चारण के दौरान जो है फेफड़ों से जो हमारे वायु बाहर निकलती है, ये वायु कहीं ना कहीं हमारे कभी यहाँ इस पार्ट में रुक जाती है, कभी इधर रुक जाती है, कभी इधर फिर आगे बढ़ती है, फिर दांतों में टकराती है, फिर होठ से बाहर आती है। तो ये तरीके होते हैं जहां से वायु रुकती रुकती बाहर निकलती है, और यह सब क्या है? उच्चारण स्थान कहलाते हैं। बात करते हैं अब हम व्यंजन की। स्वरों के बाद अब बात कर रहे हैं व्यंजन की, कॉन्सोनेंट की। तो कॉन्सोनेंट की स्टार्टिंग हम करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार हम यहाँ पर पहले ये लो जी, सबको हमने बंद कर दिया आपस में बात करने से अच्छा। एक क्वेश्चन है, कल आपने स्वर भेद में मूल स्वर की संख्या 4 थी और पहले मूल स्वरों की संख्या 11 बताई थी। है मूल स्वरों की संख्या? अरे कुल स्वरों की संख्या भैया। ये मूल मतलब वो, मूल का मतलब होता है जिसको हम मूल स्वर कहते हैं। मूलतः 4 होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। और स्वर की संख्या कितनी होती? स्वर की संख्या 11 होती है। आज भी मैं यही कह रहा हूं, कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें से अब अब इनको हम मूल स्वर क्यों कह देते हैं? वो वाला मूल स्वर नहीं। देखो, मूल दो चीजें होती हैं। जैसे एक प्रश्न का ब्रॉड स्तर होता है, एक न्यून स्तर होता है। अगर पूरे स्वरों के बारे में पूछा जा रहा है, पूरे स्वरों के बारे में पूछा जा रहा है, अगर मैं कहूं स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप अगर संगीतकार हैं तो कितना बताएंगे? स्वरों की संख्या 7 है। संगीतकार है तो स्वर की संख्या 7 बताएगा। अब वो कौन से भाई? सा रे गा मा पा। अब आप अगर स्वर और व्यंजन के संदर्भ में पूछेंगे तो स्वरों की संख्या कितनी बताओगे? 11। लेकिन जब हम स्वरों की भिन्नता के आधार पर, उसकी रचना और भेद के आधार पर बात करेंगे तो फिर कितना होगा? जहां पर दीर्घ, मूल, ह्रस्व, प्लुत, इन जब भागों में विभागों में विभक्त कर रहे हैं तो वहां पर 4 हमने बताई है। ठीक है ना? इस तरीके से ध्यान रखिएगा, अर्थ के आधार पर हाँ प्रयोग किए जाते हैं।
अग्र स्वर, पश्च स्वर, वो मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं और उसका पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है। इसके अलावा साथ साथ में अभी उच्चारण स्थान के बारे में अगर बात करते हैं तो बहुत ही आसान है। अगर स्वरों के उच्चारण स्थान की बात करते हैं, कौन सा स्वर कहां से उच्चारित किया जाता है, तो इसको आप सिंपल सा ऐसे देख सकते हैं। लो जी, इसको ऐसे ही बना देता हूं। देखो, यह हमारा कंठ है, पहला स्वर, यहां से आ की उत्पत्ति होती है। दूसरा, यह है हमारा कंठ। फिर यहां से वायु ऊपर चलती है तालु। तालु में दीर्घ स्वर मतलब लंबे स्वर, जैसे ई, इनको हम उच्च स्वर भी कहते हैं। उच्च स्वरों में कौन सी है, ई या बड़ी ई। और ये जो है हमारे किसके बोले जाते हैं, तो तालु या तालव्य से। उसके बाद आता है हमारा ये वाला भाग जिसको हम कहते हैं मूर्धा। यहां से उच्चारण किया जाता है री। आगे हमारा आता है ये ओष्ठ, है ना। ओठ से या ओष्ठ से उच्चारण होने वाला ऊ है। अब सिंपल सी बात समझिएगा, हम अगला जो उच्चारण कर रहे हैं, अब कितने हमने स्वर देख लिए, तो देखो एक स्वर देख लिया आ, दूसरा मतलब एक दो, दो ये हो गए, छोटा बड़ा दो ये हो गए, छोटी बड़ी ये भी दो के अंदर में रखो चाहे चार के अंदर में रखो, चार ये हो गए, ये पांचवा हो गया। ऊ और बड़ा ऊ हमारा 6 और 7 नंबर हो गए। चार स्वर और बोलने हैं हमें, चार स्वर और बोलने हैं। कौन कौन सा, ए, ऐ, ओ और औ। सिंपल सी बात है, यही चार को और उच्चारण करना। इनका उच्चारण कहां से होगा, तो देखो हमें ये चीज तो पता ही है भाई कि आ प्लस ऊ के मिलने से क्या बनता है, आ प्लस ऊ के मिलने से ओ बनता है। तो कंठ, जहां पर ये वाला कंठ और प्लस ओष्ठ दोनों की सहायता से जो कोई शब्द बोला जाता है वो ओ और औ होते हैं। ठीक है, कंठोष्ठ। अभी इसको और मैं तरीके से बता देता हूं, एक और तरीके से। इसके अलावा ए आय के बारे में बात करें तो कंठ प्लस तालु ई बोला जाता है और आ बोला जाता है। इन दोनों के मिलने से जो शब्द बनता है वो बनता है ए और आय। इसलिए कंठ और तालु उसका उच्चारण स्थान होगा। जरा मैं लिख के बता देता हूं, देखो ऐसे समझिएगा। मिट जा। देखो, आ और बड़ा आ का उच्चारण स्थान कहां होता है, कंठ होता है। छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान कहां होता है भाई, तो तालु होता है। री का उच्चारण स्थान कहां है, मूर्धा है। अब ये तो दिख ही रहा होगा आपके दिमाग में चित्र, कहां कहां मैंने बनाया है, कहां कहां है ये। ऊ का उच्चारण स्थान कहां है, चाहे ऊ चाहे बड़ा ऊ, इन दोनों का उच्चारण स्थान कहां है, ओठ है या ओष्ठ है। अब आपको पता है जब हमने संयुक्त स्वर करवाया था तो संयुक्त स्वर में आ और ई के मिलन से क्या बना था, ए। आ और ई के मिलन से क्या बना है, ए। तो आ और प्लस ई, इन दोनों के मिलन से क्या बना, ए। और इसी में आ जोड़ दोगे तो आई भी बन जाएगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं इन दोनों के मिलने से बना है। तो आ का उच्चारण स्थान कहां है, कंठ, और ई का उच्चारण स्थान तालु। तो ए और आई का उच्चारण स्थान कहां हो गया, कंठ तालु। सिंपल सी बात है। अब एक और चीज देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि आ का उच्चारण स्थान क्या है, हमें पता है कंठ है ना। और ऊ कहां का उच्चारण स्थान है, ओष्ठ। लेकिन आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ के मिलने से क्या बनता है, ओ बनता है। तो इनके और इनके मिलने से क्या बना बाबू, ओ बना। तो ए आय का उच्चारण स्थान कहां हो जाएगा, कंठ तालु। और ओ और औ का उच्चारण स्थान कहां हो जाएगा, तो ये क्या है, कंठ, और ये है ऊ ओष्ठ। तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। अब बताओ, अब तो चल सकते हैं ना आगे, अभी भी कोई दिक्कत है, ओके। कल तो मैंने पीडीएफ इसकी भेज दी थी, लगे हाथ क्लास में ही भेज दिया था मैंने।
देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, दूसरी तरीके से भेजूंगा और क्या होगा। हाँ। अच्छा, मेरे पीछे छिप जाता है। लो जी, मैं अपने को छिपा लेता हूं, अभी दिख रहा है? टुडे इज माई फर्स्ट क्लास, राकेश कुमार जी। अभी देखो, अभी तो नहीं छिपा ना पीछे, ये तो दिख रहा है। इसको एक बार देखियो। पीडीएफ मैंने क्लास के वीडियो के साथ में ही लगा दिया है, कल की वीडियो भी देख सकते हो। कल की वीडियो के साथ ही कल की पीडीएफ लगी होगी, समझ गए? वहां चेक कर लीजिएगा। बाकी बाद में हम सेंड करेंगे अलग से, अगर आप कहोगे तो उसको हम अलग से कोई ग्रुप ग्रुप में सेंड कर देंगे। लेकिन अभी तो भाई वीडियो के साथ में ही हम जो है उसको दे रहे हैं, और वो रेगुलर दे रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। हम्म। अरे मैं मेंटोर और टीचर दोनों हूँ आपका, बताओ। जो भी पूछना होता मुझे संडे वनडे को, अपना देखो मेंटोर भी रोज रोज तो नहीं कर सकता आपका, है ना? तो आप संडे संडे मुझसे बात कर लेना, कोई भी अब मेरे सब्जेक्ट से प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको आपको पूरा गाइड कर दूंगा, बस। ठीक है। अब आपको एक्स्ट्रा जरूरत क्या है? जो भी प्रॉब्लम होगी मेरे से, आप मेरे से पूछ लेना। हाँ। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए आगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब हम शुरुआत कर रहे हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन कॉन्सोनेंट, व्यंजन को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। शब्द का प्रयोग वैसी ध्वनियों के लिए किया जाता है जिनके उच्चारण के लिए किसी स्वर की जरूरत होती है। ऐसी ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर किसी न किसी अंग विशेष द्वारा वायु का अवरोध होता है। कहते हैं कि ऐसी ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर किसी न किसी अंग विशेष द्वारा वायु का अवरोध होता है। जब हम बोलते हैं तो हमारे जीभ मुंह के ऊपर हिस्से में रगड़ करके उष्ण ऊष्मा बाहर आती है। अब उसमें ऊष्म मतलब इसमें अलग अलग प्रकार के हम स्वरों के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब व्यंजनों के बारे में, कौन कौन से प्रकार के व्यंजनों के बारे में बात करेंगे? जैसे जो हमारे मुख के स्वर तंत्रिकाओं को छुएंगे। छूने को हम क्या कहते हैं? स्पर्श करना। छूना ही क्या कहलाता है? छूना कहलाता है स्पर्श करना। स्पर्श करना ही छूना कहलाता है। तो जिन वर्णों को बोलते समय हमारी जीभ विभिन्न पार्ट को, कहीं मूर्धा को, कहीं तालु को, कहीं इसको स्पर्श करती है, छूती है, तो उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण करते समय हमारी जीभ उन भागों तक तो जाती है, उन भागों तक जाती है, लेकिन उनको छूती नहीं है। ठीक है, अगर समझो। अगर हम बात करते हैं, सभी अंगों तक जाती जरूर है, मतलब पहुंच, कहते हैं इसको कहा जाता है बुलाती है मगर जाने का नहीं। एकदम पास तक जाती है लेकिन लौट करके दोबारा चली आती है, और वहां पर एकदम पास में मतलब टच नहीं करती है। इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ कहते हैं, क्योंकि छूती नहीं है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके सामने आगे की। हाँ। अगला है हमारा संयुक्त। संयुक्त को हम बाद में बताएंगे, क्योंकि संयुक्त सबसे अंतिम में रखेंगे। ऊष्म। ऊष्म का मतलब ये होता है, मान लो किसी भी व्यंजन वर्ण को बोलते समय, हाँ, व्यंजन वर्ण को बोलते समय हमारा क्या होता है? व्यंजनों को जब हम बोलते हैं तो कभी कभी हमारी ये स्वर तंत्रिका या गले की जो नसें होती है, जहां से वायु बाहर आ रही है,
ऐसी स्थिति में क्या होता है कि थोड़ी नजदीक आ जाती है, क्योंकि शब्दों का उच्चारण कुछ इस तरीके का है कि वो थोड़ा नजदीक हो जाती है, उनके बीच का गैप कम हो जाता है, और ऐसे में निकलने वाली जो वायु है वो घर्षण करने लग जाती है, टच होते हुए गर्म होकर के बाहर आती है। जब कोई चीज घिसा जाएगा, बार बार घर्षण करेगा, कोई अपने हाथ को भी ऐसे आप घर्षण करिए तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। उसी प्रकार से जब स्वरों का हम जो निकालते हैं, जो स्वर अपने अंदर से निकालते हैं, स्वर का मतलब आवाज से है, स्वर का मतलब स्वर और व्यंजन वाला नहीं, कोई भी वर्ण जब हम निकालते समय अपने मुख से बाहर निकालते हैं और घर्षण होता है, अर्थात रगड़ होती है, तो रगड़ के बाद क्या पैदा होती है, ऊष्मा, गर्मी पैदा होती है। तो ऐसे ही कुछ वर्ण हैं जिनके बोलते समय थोड़ी सी घर्षण हो जाती है, वायु गर्म हो जाता है, इसी कारण से उसको हम ऊष्म या संघर्षी वर्ण कहते हैं। हाँ, ये चार वर्ण ही हैं जिनको संघर्षी, ऊष्म या घर्षण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय, बोलते समय मुख से घर्षित या घर्षण होता है, उसे हम संघर्षी ऊस या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब आते हैं जरा आगत के ऊपर। आगत, देखो आगत में है हमारे सिर्फ दो। आगत का मतलब आगत या विदेशी वर्ण जिनको हिंदी में शामिल किया गया है। जैसे जहाज शब्द जब हम लिखते हैं, ज के नीचे ना नुक्ता लगा देते हैं। दरअसल अरबी और फारसी के शब्दों को हिंदी में जब हमने शामिल किया तो हमें ये पता होना चाहिए कि उनके उच्चारण के हिसाब से हमने शामिल किया है। इसीलिए जब उनको हम कोई शब्द लिखते हैं तो जबान, जुबान, जहाज, ऐसे शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं वहां पर ज नुक्ता लगा दिया जाता है, जा और फा का प्रयोग किया है। वैसे हाँ, नहीं, जज्बात, जज्बात, जा और फ, जैसे फैजल, फैसला, लेकिन फल नहीं आएगा उसमें। फल के लिए अपना हिंदी वाला फा यूज होगा, जबकि फैसले वाले में फ आ जाएगा। तो अब बात करते हैं यहां पर हम संयुक्त के। संयुक्त में भाई है चार, नाम से ही पता चल रहा, संयुक्त जो दो स्वरों के मिल से, दो व्यंजनों के मिलने से बनता है। अगर हम देखें, जैसे संयुक्त संधि हम कर रहे थे, संयुक्त स्वर किया था, तो संयुक्त स्वरों की संख्या हमने कितनी देखी थी, चार। वैसे ही संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी चार है। कौन कौन सी है, तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार हैं संयुक्त स्वर। उसमें स्वर कौन सा है, बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा, हा। आगत कौन है, जा और फा। ठीक है, अंतःस्थ में कौन है, या, र, ल, व, ये चार हैं। अब स्पर्श वाले में कौन कौन से हैं भाई, देखो स्पर्श वाले को यहां देख लो, अंतःस्थ में चार हैं, ऊस में चार हैं, आगत में दो हैं, संयुक्त में चार हैं। तो टोटल यहां हम देखते हैं चार 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 दो चार, तो चार तियां 12 और दो 14 और 27, कितने हो गए, 7 4 11 और 3 1 4 41। तो 41 तो हो गए हमारे व्यंजन, और स्वरों की संख्या थी 11, तो कितने हो गए, 52 हो गए। अब ये स्पर्श व्यंजनों में भाई 27 कौन से हैं, जरा इनको भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो क, ख, ग, घ और अंगा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। एक पंक्ति में पूरे 5 हो गए। फिर च, छ, ज, झ, या, सॉरी, ट, थ, ड, ध, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये तो टोटल हो गए, इधर से 5, इधर से 5, कितने हो गए, 25। लेकिन ये 27 बता रहा है, ये दो कौन से, देखो यहां पर डा और ढा लिखा है, लेकिन अगर हमें कहीं सड़क लिखना पड़े तो क्या हम सड़क लिखेंगे, नहीं जी। तो ये अड़ा कहां से आया, ये अड़ा जो शब्द है ये ड के नीचे बिंदु लगाने से ही हमें प्राप्त हुआ है। दूसरा, जब हमें कहीं ढक्कन लिखना पड़े या पढ़ाई लिखना पड़े, तो पढ़ाई के बारे में अगर हम बात करते तो जो ढक्कन है उसके नीचे भी बिंदी लगी है,
क्या ये दोनों वर्ण हमें यहां नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे हैं। हमने इन्हीं दोनों के नीचे बिंदु लगा करके दो नए शब्द बनाए। इन्हीं स्वरों, इन्हीं व्यंजनों को दो व्यंजन और जोड़ दिए गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है उत्क्षिप्त। क्या नाम है? उत्क्षिप्त नाम है। या इसको हम कहते हैं द्विगुणित व्यंजन। क्या कहते हैं? द्वि द्विगुणित व्यंजन। दो गुण वाले व्यंजन हैं। इनके बारे में बताया था मैंने द्विगुणित व्यंजन के बारे में थोड़ा सा। द्विगुणित या उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय हम अपने मुख से, जो हमारी जिह्वा है, उसको तेजी से उठाते हैं और तेजी से पटक देते हैं। बोलते समय तेजी से उठाते हैं और पटक देते हैं, उनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये बताए थे ना। हाँ, तो बस इतना ही तो। अब चलिए, यहां तक तो अपना सफर हो गया कंप्लीट। यहां तक तो कोई दिक्कत है अगर किसी को तो बताओ एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो। बिल्कुल बिल्कुल। सोनम, शशि, नीतू, धीरेन्द्र, सोनम कुमारी, ज्योति मिश्रा एंड साजिया, नाज, ज्योति, और कौन कौन है भाई क्लास में? एक बार देख लो, अटेंडेंस लगा दो, नहीं तो बाद में कहते हैं सर नाम नहीं लेते, मेरा पेड में भी नाम लेते नहीं है। धीरेन्द्र कुमार, नीतू कुमारी, ओके, शालिनी प्रिया, राकेश, रजनी, स्टडी लवर, सुमिता, प्रियंका कुमारी, रंजीत वर्मा, सुशांत, और जूली कुमारी, नीतू कुमारी, अच्छा, एंड तो बहुत तेजी से आ रहा, नाम भी नहीं पढ़ा जाएगा। कुंदन कुमार है, अंतरा तिवारी एंड कमलेश पार्टी। 41 सर, 41 वाला बस समझा दीजिए। 41 वाले में क्या समझना है? 41 संख्या तो आपके सामने ही है, देखो इसमें क्या समझना है भाई? 27 हो गए आपके स्पर्श व्यंजन के, 25 ये हो गए, दो हो गए द्विगुणित व्यंजन, कितने हो गए? 27। अंतःस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4। ऊष्म व्यंजन कितने हो गए? 4। आगत व्यंजन कितने हो गए? 2। संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? 4। तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 41 हो गई। आप जोड़ लो इनको, देखो 27, 4 4 4 4 2, कितने हो गए? यहाँ आपने जोड़ा था 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 12 और 2 ये, तो कितना हो गया? 14। और 14 प्लस 27 कितना हो गया? 7 4 11 के एक हासिल लगाए, 3 2 5, मतलब 3 और 1 4, 41 हो गया। अब ऐसे करके दिखा दिया मैंने, एक एक शब्द जैसे जोड़ सकते हैं वैसे जोड़ के बोल दिया आपके सामने। और प्लस 11 स्वर हो गए, और स्वर 11 और प्लस ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? हो गए 52। हाँ, चले अब बात करते हैं आगे, अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। यहां देखिएगा, आपके सामने कुछ वर्णों के कहां कहां से उच्चारण होते हैं उनको देख लीजिएगा, और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, कंठ हम कहते हैं गले वाले भाग को, बड़े ध्यान से समझिएगा। तालब्य या तालु कहा जाता है इसको, तालु या तालब्य कहते हैं। मुख के भीतरी जो पिछला वाला भाग होता है, गड्ढा वाला ऊपर, उसी को कहते हैं। और यहाँ से क्या होता है? छ छ ज झ, यहाँ का उच्चारण स्थान होता है। मूर्धन्य, या जिसको मैं बार बार मूर्धा कहता हूं, मूर्धा या मूर्धन्य, मुंह के भीतर का अगला भाग, जहां से एकदम दांत निकलने वाला होता है। जैसे अगर हम बात करें इस तरीके से, जैसे ये नाक बन जा जल्दी से, ये होठ है, और ये वाला जो एरिया है ना, जहां जैसे मान लो ये दांत निकल रहा, दांत के ये वाला जो एरिया है ना, ये मूर्धा कहलाता है। यही मूर्धा कहलाएगा, ठीक है ना। अब ये वाला एरिया जो है मूर्धा कहलाएगा। ये दांत है, ये मूर्धा है, ये तालू वाला एरिया ये है, ठीक। ये वाला वत्सर्य वाला भाग है, जहां पर दांत के अंदर गहराई वाला, जहां जीभ अटकती है या जीभ गड्ढे में घुसी रहती है नीचे, वो वाला भाग वत्सर्य है। दंत तो आपको पता है, दांत ऊपरी दांत। ओष्ठ मतलब होठ है, तो होष्ठ पाफा बाबा माँ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। तालु से क्या यूज होता है? बड़ा सा तालु से प्रयोग किया जाता है। वत्सर्य वाले में अगर बात करते हैं, वत्सर्प या वत्सर्य, दंत और मसूड़ा। दंत मसूड़ा कहाँ है? ये रहा भाग, दांत और मसूड़े के बीच में, मतलब जहां से दांत निकल रहा अंदर से, जहां जीभ अंदर घुसी रहती है, उसे दंत मूल कहते हैं। इसमें छोटा सा का प्रयोग किया जाता है।
छोटा सा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो सरल जो शब्द है, सा, छोटा छा, रा और ला, ये तीनों का उच्चारण दंत से, दांत से किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो तालव्य या तालु से या का भी उच्चारण किया जाता है। कई बार पूछते हैं कि यारा लावा में से या का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो या का उच्चारण स्थान कहाँ है बाबू? या का उच्चारण स्थान हमारे तालु से ही है। तो बड़ा सा और या दोनों का ही उच्चारण स्थान कहां से है? तालु से है। उसी तरीके से छोटे सा का उच्चारण, छोटे सा का उच्चारण और रा और ला का उच्चारण हमारे वत्सरे वाले भाग से है। जैसे अंतःस्थ व्यंजन का रा और ला और संघर्षी व्यंजन का हमारा श, ये हमारे कहां से उच्चारण है? सिर्फ ये दंतोष्ठ वाले के बारे में बात करें, दांत और ओष्ठ की सहायता से वा का उच्चारण स्थान है, वा वा। और खष्टी सा का उच्चारण स्थान कहां से? मूर्धन्य से, मूर्धा से है। इसीलिए इसको आपको सही तरीके से बताने के लिए, जताने के लिए, देखो बड़ा सा, खष्टी सा और यहां छोटा सा, ये तीनों को एक साथ लिख दिया है कि मतलब तालु से बड़ा सा, मूर्धन्य से, मूर्धा से खष्टी सा और दंत से छोटा सा। चाहे आप इसको यहां लिख दो चाहे ऊपर लिख दो, दोनों बराबर हैं। दोनों महाप्राण में, ये जितनी भी ध्वनियां महाप्राण में भी आती हैं। अब अच्छा, महाप्राण अल्प प्राण क्या होता है इसके बारे में जरा हम समझ लेते। जो ऊपर लिखा है ये तो आपने उच्चारण स्थान देख लिया, ये तो आपने उच्चारण स्थान देख लिया। हाँ, देखो जरा ध्यान से, बेस्ट्री कहाँ है सर? क्या नाम है? बत्सरे, वत्सर्य। अरे देखो बाबू, वत्सर्य या वत्सर्प दो कोई अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाता है। मैंने आपको बताया वत्सर्य क्या बताया, ये आपको चित्र बनाकर मैंने दिखाया और फिर भी पूछ रहे हैं वत्सर्य कहाँ है। ये क्या है? यहाँ दांत निकला है आपका, दांत ऐसे ऐसे चारों ओर निकला हुआ है ना, ऐसे ऐसे इसमें दांत है। यहाँ बीच में आपकी जीभ है, यही है ना, जीभ ऐसे आ रही है अंदर को। ये दांतों के साइड में, ऊपर वाले दांत या नीचे वाले दांतों के बीच में, ये जो बीच का ये दांत जहां से निकल रहा है, आप गड्ढे में देख रहे हैं ना जहां जीभ ये घुसी है, ये वाला भाग कौन सा? यही तो है वत्सर्य या वत्सर्प। यही वत्सर्य या वत्सर्प, यही वाला कहलाता है, ये वाला भाग। और अगर इसके ऊपर ये जहां से दांत, ऊपर वाले दांत में अगर बात करते हैं आप, तो ये वाला भाग जहां है, इसके शुरुआत का ये वाला जो गड्ढा वाला एरिया है दोनों दांतों के, ये वाला क्या कहलाता? मूर्धा। और इसके ऊपर जो ये पूरा गड्ढा है तालु, जहां इसके चारों ओर ये दांत ही दांत हैं, ये वाला जो एरिया है गड्ढे वाला, जो सबसे गहरा वाला तालु, इसको तालु ही कहते हैं। और फिर यहां से ऐसे मुड़ जाता है नीचे को। अब बताओ और कैसे समझाऊं? लो जी, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया तो बताएं। अब ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम एक एक वर्ड के बारे में आपको बताते हैं। जैसे अभी एक शब्द दिख रहे हैं आप, अल्प प्राण। अल्प प्राण एक शब्द दिख रहा है। दूसरा अगले में दिख रहा है महाप्राण, दिख रहा है महाप्राण। तो अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है? तो इसको यूं समझते हैं जरा। अल्प मतलब क्या होता है पता ही है आपको? अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा या कम कह सकते हैं। अल्प का मतलब, प्राण किसे कहते हैं? प्राण निकल गए शरीर से, वायु निकल गई। अल्प प्राण मतलब थोड़ा या कम वायु, अल्प प्राण। सिंपल है। अल्प प्राण का मतलब होता है थोड़ा या कम वायु, अर्थात इसको और क्या कह सकते हैं हम? जिन वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकलती है,
निकलती है उसे, जिन वर्णों के उच्चारण से मुख से कम वायु बाहर निकलती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण कहते हैं। जैसे समझिएगा, अब हम पता कैसे करेंगे किससे कम निकल रहा किससे ज्यादा? तो देखो, एक शब्द मैं यहां मतलब वर्ण लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, या, लिख दिया। अब इनमें से बताओ अल्प प्राण है कौन, कौन महाप्राण है? जरा ध्यान दीजिएगा, बुद्धि अपनी लगाइएगा, बताइए जरा कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है? देखें, जैसे जिन लोगों ने तो क्लास ले रखा है, जो पहले से पढ़े हुए हैं, उनका तो चलो ठीक है, बता दे रहे हैं। बाकी बच्चे जो नहीं कभी देखे हैं वो भी बताएं भाई, यहाँ पर अल्प प्राण महाप्राण कैसे, कौन सा होगा? अब देखो, इसको सिंपल तरीका मैं बता देता हूं आप लोगों को, कि कई बार आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं उस कंफ्यूजन को दूर करते हुए कुछ चीजें आपको बता देता हूं। जरा देखो, जिसको आता है ठीक है, जिनको नहीं आता है वो समझ लीजिए। अब मान लो अगर इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी वाले वर्णों को क्या करता हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ। तो इंग्लिश में लिखूंगा तो का की जगह क्या लिख सकता हूँ, के। हिंदी में ख को लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, के एच। जी की जगह गा, जी एच की जगह जी एच, और अंगा की जगह ना लिख सकते हैं। सी एच से चा बनेगा, सी डबल एच से क्या बनेगा, छ बनेगा। जे से जा बनेगा, जे एच से झा बनेगा, और एन से न्या बनेगा। सिंपल है। कोई ऐसा है वीर बहादुर जिसको इतनी भी बात समझ में नहीं आई तो बता दो, फिर भाई मैं दोबारा समझाऊं। बोल दो। के से का, के एस से खा, जी से गा, जी एस से घा, सी से चा, सी एस से, सी डबल एस से छ, जे से जा, जे एस से झा। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं इनको कहूं पढ़ करके देखो आप, है ना, पढ़ करके देखो, तो आप देखेंगे जहां पर सिर्फ का प्रयोग किया गया है, मतलब के का प्रयोग किया गया है, इसको उच्चारण करने में कम वायु निकलेगा, जबकि के एच का उच्चारण करने में ज्यादा वायु निकलेगा। उसी तरीके से जी का उच्चारण करने में कम वायु निकलेगा, जबकि जी एच का उच्चारण करने में ज्यादा वायु निकलेगा। तो यहाँ पर जो पहला नंबर है वो क्या हो गया, अल्प प्राण, क्योंकि कम वायु निकल रहा है। इन दोनों में देख लो, इसमें कम वायु, इसमें ज्यादा वायु। जी, जी में कम वायु, मतलब दो, 3 नंबर भी क्या है, अल्प है, और यहाँ पर 5 नंबर भी अल्प है। जबकि 2 नंबर और 4 नंबर में ज्यादा वायु खर्च हो रही है, इसलिए महाप्राण। महा का मतलब होता है ज्यादा, प्राण मतलब वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा वायु निकलती है उसे महाप्राण करते हैं। तो 2 नंबर और 4 नंबर महाप्राण में आते हैं, अल्प प्राण में 1, 3 और 5 आते हैं। अब देखो, आप कैसो भी आएगा, आप इसको आसानी से निकाल लेंगे। निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, बताओ? यह सिंपल तरीका है, किसी भी वर्ण को आप जब करेंगे निकल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा भी थोड़ा सा एक दो वर्णों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक दो वर्णों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कौन कौन से वर्ण हैं, ये आगे देखिए। जैसे इन वर्णों को अगर हमें ध्यान रखना है, सारी चीजें तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन यहां पर देखो, महाप्राण के अंदर अगर हम बात करते हैं, महाप्राण के अंतर्गत सारे ही, मतलब खष्टी सा, जो संघर्षी व्यंजन जितने भी हैं वो सब किस में आएंगे, वो महाप्राण में ही आएंगे। किसमें, महाप्राण में। महाप्राण के संदर्भ में बड़ा सा, छोटा सा, खष्टी सा और हा, सब महाप्राण में है। ठीक है, ये याद रखना कि जितना संघर्षी व्यंजन वाला है वो सारा का सारा किसमें है, महाप्राण में है। इसके अलावा जो अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन 4 है ना, अंतःस्थ व्यंजन 11 अलावा, ये सारे के सारे हमारे किसमें आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। किसमें, अल्प प्राण में आएंगे। इतनी बात तो क्लियर हो गई। हम्म।
जैसे अगर हम देखें 2 नंबर और 4 नंबर की बात करें, 2 नंबर 4 नंबर के अलावा यदि हम बात करते हैं, देखो हमने क्या लिखा था, 2 नंबर 4 नंबर क्या है, महाप्राण है। जबकि 135 में जितने भी वर्ण हैं, जैसे 5 5 5 5 तियां कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 15 तो ये हो गए, और 4 इसमें और जोड़ दिए हमने, कितने हो गए, 19। और ये कितने हैं, 5 10 10 है ये, इसमें 4 हमने और जोड़ दिया, कौन सा, 11 लावा, 11 लावा, ये कितने हो गए, 14। अगर इनमें हमने अड़ा और या को नहीं जोड़ा, मतलब अड़ा और अढ़ा को नहीं जोड़ा, तो आप देख रहे हैं कि इनकी संख्या, एक की संख्या 19 से एक की संख्या 14 है। इनकी संख्या, इनमें हमने स्वरों को नहीं जोड़ा, अभी सिर्फ व्यंजन व्यंजन की बात कर रहे हैं। सारे स्वर क्या होते हैं, सारे स्वर महाप्राण होते हैं। हाँ, हा किस में आएगा, हा तो महाप्राण में ही है, हा महाप्राण में ही है, तभी तो 4 जोड़ा। भाई 15 4 19 कैसे बनाया। हाँ, ठीक, क्लियर है, भूलोगे नहीं, भूल जाओगे। वैसे तो बहुत सरल तरीका, बहुत सरल तरीका। सर 15 कैसे, कौन से में 15 कैसे, भाई एक लाइन में 5 है, एक लाइन में 5 है, तो 3 का 5, वहां अब क्या बताएं हम तुमको, कैसे 5, ये कितने हैं, 5, ये कितने हैं, 5, इनको तो नीचे जोड़ोगे ना अभी, इनको इधर छोड़ दो, अभी नीचे जोड़ेंगे हम, कितने हैं, 5। भाई एक लाइन, ये 5 ये 5 ये 5, कितने हो गए, 5 10 15, 15 ही तो हुए। अब 15 ये किसमें हम देख रहे हैं, लेकिन सब के सब महाप्राण में, मतलब सॉरी, हम किसमें देख रहे हैं, जैसे अल्प प्राण, अल्प प्राण और अल्प प्राण, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो कितने हो गए टोटल, 15। अब इसमें अल्प प्राण में 4 और जोड़ दो, ये वाला 11 अलावा, तो कितने हो गए, 5 15 4 19, और कैसे, आगत वगैरह जोड़ नहीं रहे हैं अभी हम इसमें, आगत जोड़ लोगे जा इसमें जुड़ जाएगा, और क्या होगा, ये महाप्राण में है, फा तो इसमें जुड़ेगा नहीं, इसी में जुड़ेगा, तो एक ज्यादा 20 कर दोगे, और अल्प प्राण में ले चलोगे, ये डा ले आओगे, ये भी जो है बनावटी है, तो 21 हो जाएगा, और क्या करोगे। लेकिन मूल मूल जितने हैं मैं उनको देख करके आपको बता रहा हूं। हे प्रभु, नासिक के होने के बावजूद क्या अल्प प्राण में नहीं है वो, है? नासिक के होने के बाद क्या अल्प प्राण में नहीं आता है, अच्छा चलो देख लूंगा मैं उसको। पांच पच्चे 25 ही तो किया था मैंने इसको, 5 5 5 5 5, 5 पच्चे 25। अब संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं भाई, कुछ व्यंजनों के उच्चारण में जीभ अव्यय या निचला होठ उच्चारण के स्पर्श नहीं करते हैं, बल्कि उसे इतने निकट पहुंच जाते हैं कि दोनों के बीच में इतनी कम जगह रह जाती है कि वायु घर्षण करते हुए मुख से बाहर निकलना पड़ता है। इस स्थिति में जो व्यंजन उच्चारित किए जाते हैं
उन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संस्कृत में इन्हीं व्यंजन को हम ऊष्म ध्वनियां भी कहते हैं, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। और इनकी संख्या क्या है? बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा, हा। अब देखो ये हमारे चार हैं। अगले पर बात करते हैं स्वर तंत्रिकाओं के कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रिकाओं में उत्पन्न कंपन के आधार पर अघोष और सघोष, ये दो वर्ण अभी आपके सामने देख रहे थे। जैसे ये देखिए, यहाँ पर आपने अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण देख लिया। नासिक के बारे में मैंने पहले ही बता रखा, नासिक के वो वर्ण हैं जिनका उच्चारण नाक की सहायता से होता है। अगर विश्वास नहीं होता तो नाक बंद करके इनको सही प्रकार से उच्चारण करिए। इनका सही उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं। अगर इस हड्डी से ऊपर आप नाक दबा लेते हैं तो आप इनका उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये नाक की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों के कारण इन्हें नासिक वर्ण कहते हैं। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर अघोष, अघोष और बाज के तीनों ये सघोष के बारे में। बाद के तीनों है ये सघोष और शुरुआत के दोनों है अघोष। अघोष सघोष किसे कहते हैं? तो ये तंत्रिका तंत्र के आधार पर सघोष और अघोष के बारे में हम बात करेंगे। देखिए अघोष किसे कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा, अघोष अर्थात घोष शब्द से बना है, घोष मूल शब्द है। घोष से बना है क्या? घोष शब्द से बना है घोषणा। घोष से क्या बना है? घोषण, घोषणा। अच्छा ये बताओ, घोषणा जैसे करते हैं, उद्घोष, उद्घोष करना, किसी चीज को तेजी के साथ में बोलना, कंपन के साथ में बोलना, इतना तेज बोलना कि कंपन पैदा हो जाए। सॉरी, किसी ते बता तो रहा हूं, उसी को बता रहा हूं, कमेंट नहीं देख रहा हूं मैं, अभी सिर्फ पढ़ा ही रहा हूं। मैं वही चीज बता रहा हूं, घोष और अघोष क्या होता है। देखो, घोष का मतलब होता है घोषणा। जैसे कोई नेता आ रहा है आपके क्षेत्र में तो लाउड स्पीकर वगैरह का प्रयोग करता है, या नेता के आने से पहले क्या है, डुग्गी पिटवाई जाती है, चारों ओर लोग बताते हैं, घोषणा करवाई जाती है, मेहरबान कदरदान सावधान, आ रहे हैं वीरप्पन के सरदार। अब मतलब चारों तरफ आपके कहा गया है, आपसे वोट मांगने, आपको लूटने आ रहे हैं आपके क्षेत्र में नेता जो भी हैं, वो पहुंचते हैं तो आपको क्या किया जाता है? घोषणा करके बताया जाता है ना कि आज मीटिंग होने वाली, मिलना जरूर सभी लोग। तो भाई आपके क्षेत्र में बिल्कुल पहुंच चुके हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? घोषणा करना। मतलब तेज स्वर में किसी चीज को उत्पन्न करना, तेज स्वर में किसी चीज को उद्घोष करके बताना। तो दो चीजें होती हैं, अर्थात घोषणा करते समय या बोलते समय जिसमें झंकार पैदा ना हो। एक ऐसा होता है जिसको बोलते समय गूंज पैदा हो जाती है, और एक ऐसा होता है जिसमें गूंज नहीं पैदा होती है। तो शुरुआत के दो वर्ण ऐसे हैं, जैसे क च, जैसे हम बात करते हैं क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, ब भ, प फ, इस तरह के जो वर्ण है शुरुआत के दो, इनको बोलते समय हमारी स्वर तंत्रिकाओं में गूंज पैदा नहीं होता है, गूंज पैदा नहीं होता है। लेकिन जब हम बोलते ग, घ, अंग, च, छ, च, छ, फिर क्या बोलेंगे? ज, झ, य, त, ठ, ड, ढ, अण, त, थ के बाद ध, ध, न, मतलब लास्ट के जो हैं तीन वाले, उनको बोलते समय गूंज पैदा हो रही है, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन पैदा हो रहा है। तो तीसरा, चौथा, पंचम वर्ण, इसके अलावा अढ़ा, अढ़ और यार अलावा ह, सभी प्रकार के वर्ण अघोष में मतलब सघोष में आते हैं। सिंपल याद रखना कि भाई शुरुआत के दो 1 2 वाले जितने हैं ये हमारे आ जाते हैं किसमें? अघोष में। और बाद के 3 4 5 जो होते हैं ये सघोष में, मतलब घोषणा के साथ में होते हैं। जैसे आप उच्चारण करेंगे, और तीसरे चौथे पांचवे के अलावा भी, जैसे ड, ये जो है धा और अड़ा, साथ में य, र, ल, व और ह, ये हमारे किसमें आ जाते हैं? सघोष में। मतलब इनको बोलते समय हमारी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होती है। जैसे आप बोलेंगे ह,
ह बोलते ही ये पूरा, ये देखो यहाँ से एकदम खुल जाता है, ऐसा लगता है बोलते समय वायु बाहर निकल रही, इस कंठ वाले पार्ट को पूरा झकझोर करके रख दे रही है। शुरू के दो वर्ण अघोष हैं, मतलब उसमें घोषणा नहीं पैदा होती। लास्ट के तीनों में घोष हैं, उनमें बोलते समय कंपन पैदा होता है। बिल्कुल। गो घो, घ से घोषणा अर्थात घोष होता है। ग घ होंगा, ये जो तीनों हैं, इसके अलावा उसी तरीके से नीचे भी ज झ य, ये जितने नीचे तीनों हैं ये सारे किस में आ जाते हैं, घोष में आ जाएंगे। ग घ घोष, बिल्कुल। अच्छा जी, इतना तो पार्ट अपना हो गया है कंप्लीट, आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट। 3 शब्द और रह गए हैं आपको बताने के लिए, उसके बाद वर्णमाला अपनी कंप्लीट हो जाएगी। 3 शब्द कौन कौन से हैं, और कल मैं इसके क्वेश्चन करवा दूंगा इस टॉपिक के, और कल ही इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर, मतलब 3 टॉपिक प्लस क्वेश्चन, और साथ में नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो 3 4 शब्द कौन कौन से हैं, जैसे काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, काकल्य ध्वनियां किसे कहते हैं, लुंठित स्वर किसे कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, या अगर हम देखें तो उसी में आगे हम देखेंगे आप लोगों के सामने संवृत, वृत्त, प्रवृत्त, अर्धवृत्त और संवृत्त, ये सारे के बारे में हम पढ़ लेंगे। इतने पार्ट के बाद हमारी वर्णमाला संपूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम बढ़ेंगे अगले, मतलब वाक्य संरचना की तरफ बढ़ेंगे, या शब्द विचार की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ऐसे शब्दों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, और संडे वनडे को टाइम मिले तो एक बार बात कर लेना, कहीं किसी पार्ट पर अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी हो रही है या कुछ चीज नहीं आ रहा है, तो आप हमसे पूछेंगे, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।